2.6 वाला जो क्वेश्चन है हम लोग वो थोड़ा देर के बात करते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि हम लोग का जो एरर हो सकता है वो ये है कि Zn Ag2O और H2O, ठीक है, ये इन तीनों का हम लोग सिंगली लेके करने का प्रयास करेंगे, जो कि गलत मेथड है। इन दोनों का साथ में हो रहा है। यहाँ पे एक्वस सिल्वर ऑक्साइड लिया गया है जिसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसको साथ में करने का प्रयास करेंगे, तो उस पर बाद में ध्यान देते हैं, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि यहाँ पे H2O किसी भी तरह से रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना H का कुछ रिडक्शन हो रहा है ना O का कुछ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ओनली इन्वॉल्व थिंग है वो है Ag, ठीक है, सिल्वर। दूसरा बात क्या है कि मतलब जिंक है प्लस रिमेनिंग में से सिल्वर है, ठीक है। जिंक के अलावा जो है वो सिर्फ सिल्वर। तो 2.6 वाला का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम ढूंढ के नेट से आपको बताते हैं, ठीक है। 2.6 को रखते हुए मद्देनजर में रखते हुए 2.7 पे चलते। 2.7 जो क्वेश्चन है ये इन्होंने डायरेक्ट डिफिनेशन पूछा है, ठीक है? तो जो डिफिनेशन है वो आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि मतलब उसके लिए आपको ये पूरा थ्योरी पढ़ना होगा। ये थ्योरी वाला जो पार्ट है, इस थ्योरी वाला पार्ट को पढ़ना होगा, उसके अनुसार से आपको पूरा आंसर देना होगा, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं, फिर बस इसी से पूछ लिया थ्योरी से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2.8, ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl इज इतना, तो कैलकुलेट इट्स मोलर, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी यानी कप्पा इन्होंने दे रखा है 0.0248, ठीक है, एस सेंटीमीटर इनवर्स। तो भैया इनको चाहिए क्या? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो देखिए यूनिट का खास करके ख्याल रखना होगा, है ना। यूनिट का खास करके ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला है जब कप्पा में सेंटीमीटर यूनिट इन्वॉल्व हो तो ये फॉर्मूला हो जाता है कप्पा इंटू 1000/c, ठीक है। तो 0.0248 इंटू 1000 कॉन्सेंट्रेशन यानी 0.2, ठीक है। वही अगर कप्पा में मीटर वाला है, ठीक है, तो लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू कप्पा इंटू 1000, कप्पा कप्पा बाई सी इंटू 1000, ठीक है। ये कब? जब कप्पा में मीटर यूनिट हो, ठीक है। वही अगर कप्पा में सेंटीमीटर यूनिट हो यानी कंडक्टिविटी में सेंटीमीटर यूनिट हो तब ये फॉर्मूला, और कंडक्टिविटी में अगर क्या कहते हैं मीटर यूनिट हो तो ये फॉर्मूला, ठीक है। इससे क्या होगा कि लैम्डा एम का जो वैल्यू आएगा उसका भी यूनिट सेंटीमीटर में होगा, और इस केस में लैम्डा एम जो होगा उसका यूनिट मीटर्स में होगा, ठीक है। ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी ये तो सिंपल यूनिट कन्वर्सन है, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। बस अब कुछ करना है नहीं, डायरेक्ट आंसर डालिए। तो 24.8 डिवाइडेड बाई 0.20, ठीक है। तो 24.8 डिवाइडेड बाई 0.2, ठीक है। तो आ गया 124, ठीक है। तो 124 साथ में यूनिट भी, यूनिट्स क्या क्या होंगे इसका? 24 इसका यूनिट हो जाएगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, बस, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, सबको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। यूनिट्स में कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ हो? नहीं, ठीक। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। सेंटीमीटर के केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। सेंटीमीटर के केस में ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, जिससे हमें जो आंसर भी आएगा वो भी सेंटीमीटर के यूनिट में होगा। मीटर के केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जिसमें आंसर भी जो आएगा वो मीटर के यूनिट में होगा, ठीक है। तो 2.8 कर लिया। तो 2.9 पे चलते हैं। 2.9 the resistance of a conductivity cell containing 0.001 m KCl solution of 298 Kelvin is 1500 ohms, ठीक है। तो what is the cell constant if conductivity of 0.001 m KCl solution at 290 Kelvin is? तो सबसे पहले सेल कांस्टेंट था। तो सेल कांस्टेंट हमारा था L by A, ठीक है, L by A, ठीक है। सेल कांस्टेंट है G स्टार इक्वल टू L by। अब क्या है कि रेसिस्टेंस दे दिया, ठीक है। तो R इक्वल टू रो L by A, ठीक है। तो हमें चाहिए इससे क्या क्या, हमको चाहिए कि कंडक्टिविटी अगर इतना है तो इन्हें चाहिए सेल कांस्टेंट, है ना। मैंने इन्हें L by A ही चाहिए, ठीक है। तो R इक्वल टू रो G स्टार। तो
यहाँ पे कंडक्टिविटी दे रखा है ना, तो रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी, तो वो यानी 1/कप्पा और जी स्टार। रेसिस्टेंस दे रखा है तो कंडक्टेंस 1/1500। ठीक है, और क्या दिया है, कंडक्टिविटी भी इन्होंने दे ही रखा है, तो कंडक्टिविटी यहाँ पे हो जाएगा 0.146 इंटू, तो जी स्टार ओवर हो गया 0.146 इंटू 10⁻³ कप्पा को इधर भेज दे रहे हैं। ठीक है, कप्पा का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 0.146 इंटू 10⁻³, कंडक्टिविटी वही है बाई 1500, तो बस डिवाइड करिए। अच्छा रेसिस्टेंस ही दिया है, कंडक्टेंस नहीं दिया, सॉरी सॉरी, रेसिस्टेंस ही दिया है ना, तो फिर क्यों 1/1500, तो इंटू 1500 यानी 1.5 इंटू 0.146 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 गुना सिंस यहाँ पे एस जो क्या कहते हैं कप्पा था सेंटीमीटर इनवर्स में, इसलिए यहाँ भी यूनिट सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आशा समझ में आया होगा, मतलब हम लोग यहाँ कुछ किए नहीं है, जी स्टार है मतलब सेल्फ कांस्टेंट है L/A। ठीक है, R इक्वल टू रो L/A होता है, रो इक्वल टू 1/कप्पा होता है, बस इतना ही चीज को यूज करके वो जो वैल्यू दिया उन्होंने वो सब्स्टिट्यूट करके हम लोगों ने फाइनल आंसर लाने का प्रयास किया। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो 2.10 पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, आज तक में हो जाना चाहिए सारा क्वेश्चंस। तो 2.10, तो conductivity of sodium chloride at 298 Kelvin has been determined at different concentration and the results are given। मतलब हर एक अलग अलग कंसंट्रेशन पे इन्होंने प्रयास किया कंडक्टिविटी निकालने का। तब इससे बोले लैम्डा एम निकालो हर एक कंसंट्रेशन के लिए एंड ए प्लॉट बनाओ, और हमको इससे लैम्डा एम नॉट का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो कुछ करना है नहीं, यहाँ पे कप्पा एस मीटर इनवर्स में है ना, तो क्या करें सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, मीटर में सेंटीमीटर में बदल देते। ठीक है, तो एस बाई मीटर इनवर्स क्या होगा, इक्वल टू एस बाई 1 मीटर में कितना होता है, तो सॉरी एस बाई मीटर इनवर्स, एस बाई मीटर, तो इक्वल टू 10⁻⁻² एस बाई सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एस बाई मीटर का 10⁻² होगा एस बाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो गिवन वैल्यू एस बाई सेंटीमीटर में। ठीक है, सारे कपास। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं लैम्डा एम हर एक के लिए। ठीक है, तो लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या बताए थे, सेंटीमीटर के लिए के इंटू कपा बाई के इंटू कपा इंटू 1000/c। तो कपा क्या होगा कि सेंटीमीटर का केस ले रहे हैं, तो लैम्डा एम फॉर कॉन्सेंट्रेशन का अगर टेबुलेट कर दें 0.001 0.010 0.020 0.050 0.100, तो ये सारे कॉन्सेंट्रेशन है। अब हमें निकालना लैम्डा एम। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट हम वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कप्पा इंटू 1000/c, तो कप्पा इंटू 1000/c, तो वन, पहला वाले केस में 1.237 इंटू 1000/, यानी फर्स्ट केस में 1.337 इंटू 10⁶। ठीक है, ओह एस वाई मीटर विल बी 100 टाइम्स एस वाई सेंटीमीटर, तो एस वाई मीटर विल बी 10⁻²। कैसे, अब आप ही देखिए, अगर 1/2 मीटर्स लिखते हैं और 1/200 सेंटीमीटर्स लिखते हैं, तो क्या है 1/2 मीटर्स इज 100 टाइम्स 1/200 सेंटीमीटर, है कि नहीं, तो वो एरर हम देखे नहीं थे। ठीक है, तो बस उसके बाद 10⁻² इधर चला गया, तो फिर मतलब तो उस हिसाब से यूनिट कन्वर्शंस करते हुए जब सेंटीमीटर्स में सारा वैल्यू बदलेंगे लिखेंगे, तो 10⁻², तो 10⁻⁴, तो 10⁻⁶, यानी 123.7। ठीक है, इसी तरह दूसरे केस में जब बढ़ते हैं
तो कॉन्सेंट्रेशन नीचे 10⁻², तो ऊपर 10 पावर, तो 10⁻5, और ये 10⁻1 कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कप्पा क्या है यहाँ पे? 11.85 इंटू 10⁻⁴। मतलब आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे कुछ हम नया नहीं कर रहे, बस कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हम आपको कैलकुलेशन दिखा नहीं रहे, सिर्फ हम मुंह मुंह में कर ले रहे हैं अपने। 10⁻², 10⁻6, 10⁻², तो 10⁻6, सॉरी 5 -4, हाँ 118.5, ठीक है। उसी तरह से 0.020 वाला जो है वो भी कर लेते हैं। 23.15 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻3, मतलब 10⁻−1 फिक्स रखना है, 10⁻−1 बाई नीचे से 2 इंटू 10⁻−2 आएगा। इसको ऊपर भेज देंगे तो 10⁻1 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे 23.15 को 2, तो ओवरऑल वैल्यू जो आएगा 1,1,5.7 111, और क्या बचा लास्ट में? 106.74 गुना 10⁻−1 बाई 10⁻−1, कट गया पूरा, 106.74। तो मतलब ये हमें कॉरेस्पॉन्डिंग मोलर कंडक्टिविटीज के वैल्यू आ गए हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, ये वाला लैम्डा एम इक्वल टू kappa इंटू 1000/c। कप्पा को हमने क्या कहते हैं, एस बाय सेंटीमीटर इनवर्स बदला है। खास करके ध्यान रखिएगा यूनिट कन्वर्सन गड़बड़ ना हो, जैसा हमने गड़बड़ किया था अभी कुछ समय पहले, ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। और इस तरह से हमें आंसर यहाँ पे आएगा। तो अब करना क्या है, आगे लैम्डा एम और सी हाफ के बीच का ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। तो ये मतलब मेहनत करने वाला चीज है कि जैसे हम लोग सी हाफ अगर करेंगे, अब सी हाफ निकालेंगे, तो मतलब सी हाफ की कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब आप लैम्डा एम और सी हाफ के बीच का आप ग्राफ बनाइएगा तो कुछ स्ट्रेट लाइन टाइप का आएगा, ठीक है। तो जो ये वाला वैल्यू जो होगा, ठीक है, ये किसके बीच में ग्राफ बनेगा, लैम्डा एम और सी हाफ के बीच का। तो जो ये वैल्यू आ रहा होगा यहाँ पे, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला, तो जो उसका लैम्डा एम आ रहा होगा वो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट हो जाएगा। तो उससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर नहीं रहे हैं, इसको छोड़ के अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्किप कर, मतलब ये पार्ट आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। 2.11 पहला वाला क्वेश्चन क्या था कि मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो उसमें कॉन्सेप्ट था हम लोग क्या, देखिए कंडक्टिविटी ऑफ 0.024 m 241 मोलर एसिटिक एसिड इज इतना, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी इफ लैम्डा एम नॉट इज इतना, एंड व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ठीक है, कंडक्टिविटी पता है, तो सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स में। तो लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/c, मीटर सारे सेंटीमीटर के यूनिट में आएगा जैसा। तो कप्पा यहाँ पे 7.896 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, इंटू 1000/0.0241, ठीक है, 32.76, ये आ रहा है एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमें आया मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब हमें चाहिए डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो बस अल्फा इक्वल टू हम लोग को पता है फॉर्मूला, लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट, ठीक है। तो शायद लैम्डा से रिप्रेजेंट नहीं करते, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमें लैम्डा लैम्डा बार बार याद है, तो इसको पता नहीं क्या करते हैं, तो इजीनेस के लिए लैम्डा ही करे, ठीक है। शायद लैम्डा, इसको भी लैम्डा ही करते हैं, तो लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट, ठीक है। अब क्या है, बस फॉर्मूला फॉर्मूला दे ही दिए हैं, बस वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो 32.763 डिवाइडेड बाय 390.5, क्या आंसर है, 0.083, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ हो यहाँ पे। हाँ हाँ, वो नहीं अल्फा, ये उन्होंने बोला डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया 0.083। डिसोसिएशन कांस्टेंट का अर्थ हो गया कि k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, ये वाला फॉर्मूला नहीं होता है, वो यूज करना है। तो फिर ये तो बहुत गंदा कैलकुलेशन है, तो फिर
0.00241 into 0.084 अप्रोक्सीमेट कर लेना बाई 1 माइनस 0.084। चलिए कैलकुलेट करते हैं। बहुत छोटा, बहुत ज्यादा छोटा वैल्यू आते हुए हमारा 1.85644 into 10 to the power minus 5 मोल। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो टफ कुछ नहीं था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट में हम कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो बाकी इस तरह से आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या है कि चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्या है कि Al+3 से Al में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे एक Al के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो 1 मोल Al के लिए कितना चाहिए होगा? 3 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ओवरऑल चार्ज है 96,500 कूलम। ठीक है, ये हमें पता है ऑलमोस्ट, मतलब अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू 96,477 या ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज कितना रिक्वायर्ड होगा? 3 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हो जाएगा 289 क्रॉस 500, मतलब कॉमा 500। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर, मतलब इतना कुलम चार्ज चाहिए हमें। ठीक है, आई होप समझ में आया। लॉजिक कुछ टफ नहीं है, समझिए। एक Al+3 से Al जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, मतलब इतना चार्ज चाहिए, तो माइनस, मतलब माइनस चार्ज लगा लीजिए यहाँ, इतना माइनस चार्ज चाहिए। तो एक Al+3 से Al जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज चाहिए। ठीक है, -3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज चाहिए। अब क्या है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें, तो अब हमें 1 मोल Al+3 को क्या कहते हैं Al में बदलना है, यानी 3 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज चाहिए। हमें पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम है, 96,500 कूलम से। ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू 964 एंड समथिंग समथिंग ऐसे है। ठीक है, तो फिर 3 मोल के लिए क्या करना होगा? 3 इंटू कर दीजिए, बस आ गया आंसर। उसी तरह से आने वाले ये 2 क्वेश्चन भी हो जाएंगे, है ना, कुछ खास है नहीं इनमें। यहाँ Cu+2 से Cu जा रहा है, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज चाहिए, है ना। 2 इंटू 96,500, तो जो कि हो जाएगा 2 0 0 0 2 12 13 दोनों माता रहे, कितना कुलम चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया? उसी तरह थर्ड वाला, तो इसमें Mn+7 से Mn+2 मिला। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, MnO4 माइनस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि Mn माइनस हो जाए। वहां पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देखे थे, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे +7। ठीक है, +7 से +2 जा रहा है, यानी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, इसलिए 5 × 9650 कूलम चार्ज। ठीक है, आई होप सब कुछ आपको समझ में आएगा, मतलब इजी है, कुछ टफ नहीं है, लॉजिकली सब कुछ आराम से हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के बाद अब चलते हैं हम लोग, मतलब ये फैराडेज लॉ पे, मतलब अभी तक जितने एक्सरसाइज हम लोगों ने देखे वो, मतलब इन्होंने टॉपिक वाइज डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से दिया है। 20 ग्राम, ये वाला क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड है, कैसे चलिए देखते हैं। Ca+2 से हमें Ca मिलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या है कि Ca कितना है? 20 ग्राम, यानी कितना हुआ? कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 40 होता है, यानी Ca कितना मोल है? हाफ मोल है, तो मतलब हमें हाफ मोल कैल्शियम चाहिए। ठीक है, तो एक कैल्शियम मॉलिक्यूल से कैल्शियम प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमें एक हाफ मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो बस 96,500 कूलम चार्ज चाहिए। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का क्या पूछा है। अब अगर चार्ज पूछे तो 96,500 कूलम ये आंसर होना चाहिए। आई होप कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। हाँ ठीक है। 1 फैरेड
चार्ज चाहिए, ठीक है, 1 फैरेड चार्ज चाहिए। चलते उसी तरह 40 ग्राम ऑफ एल, तो एल का वेट कितना होता है? 13 से 27। तो एल्यूमिनियम का कितने मोल्स एल्यूमिनियम हो गए? तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम विल बी 40/27, ठीक। तो अगर Al2O3 से उसका रिएक्शंस देखें तो हमें ये पता चलता है, तो इसको कैसे करें, मतलब हाफ Al2O3 से O2 को बैलेंस करने की जरूरत नहीं हमको Al से, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, हाफ Al2O3 से Al में जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा है ना। तो अब क्या है कि ये तो हमको जब 1 मोल Al चाहिए था तो हमें 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज चाहिए था, ठीक है, तो हमें 40/27 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज चाहिए होगा? 3 × 40/27। 1 मोल Al चाहने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, ठीक है, तो 40/27 मोल्स ऑफ एल एल्यूमिनियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 40/27 × 3, बस आंसर करिए। टोटल चार्ज रिक्वायर्ड इक्वल टू फैराड्स में लिख देते हैं, ठीक है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ही 3 फैराड्स होता है, ठीक है, तो 3 फैराड इंटू 40/27, बस, और क्या, कल के ट्रिक के अनुसार 4 डायरेक्ट लिख दीजिए। ये हमारा फाइनल है ना। आशा करते हैं सब कुछ समझ में आ रहा होगा, मतलब लॉजिकली सब कुछ, अभी जो इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसी पे बेस्ड था, ठीक है। अब चलते 2.14 पे, हमको लगता है कि 2.14 सेम है, हमको नहीं लगता कुछ अंतर है, तो चलिए ठीक है। 2.14 क्या, H2O को O2 में बदलना है ना। चलिए तो इसका बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। और क्या होगा, 4H प्लस प्लस, और इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन की बात। तो जब एक H2O का बात होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि हमें तो एक एक H2O में 2 इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, तो 1 मोल H2 में भी 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन की बात होगी, तो हमें यहाँ पे कितने चार्ज चाहिए होंगे? 2 फैरेड, ठीक है, समझ में आया? लॉजिकली साउंड है कि नहीं, है ना। देखिए पहले तो रिएक्शन लिखिए, ठीक है, उसका जब बैलेंस फॉर्म में लिख ली, उसके बाद आप नोटिस करिए कि 1 मोल H2O को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, सॉरी, एक H2O को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए O2 में कन्वर्ट करने, और चाहे कितना भी O2 हमको से मतलब नहीं, वहां पे 1 मोल ऑफ H2O बोला था, हमको 1 H2O से पहले बातचीत कर, तो 1 मोल H2O के लिए कितना चाहिए होगा? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 2 फैराड, बस हो गया, खत्म बात। अब आप उसको चाहे तो कुलम्स में बदलिए, तो कुलम्स में बदलने के लिए 2 × 96500 करिए, या फिर उसका एग्जैक्ट वैल्यू 964 कुछ है जो वैल्यू वो करिए, ठीक है। उसी तरह से FeO2 FeO3, ठीक है, सबसे पहले हमको इनको बैलेंस करना होगा, तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए भैया? यहाँ O2 चाहिए, 2 चाहिए, कुछ और चाहिए, अच्छे से इसको बैलेंस करना होगा, उतना क्यों, छोड़ी, हमको उतना मतलब नहीं है। FeO से जब FO2O3 में बदलेंगे तो Fe+2 से Fe+3 में बदलेंगे, है ना, तो हमें यहाँ पे ट्रांजिशन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, तो एक FeO से एक Fe2O3 में जाने के लिए, एक FeO से हाफ Fe2O3 में जाने के लिए, यानी छोड़िए, एक Fe+2 से एक Fe+3 में जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना होगा, है ना, तो 1 मोल Fe+2 से Fe+3 जाने में कितना टाइम लगेगा? तो कितना चाहिए होगा? 1 फैराड, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी चार्ज रिक्वायर्ड होगा 1 फैराड, ठीक है, उसको कुलूम में बदल दीजिए, ठीक है, 2.14 हो गया। उसी तरह से 2.15 जब दिखते हैं, a solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrode using a current of इतना for इतना minutes, what mass of ni deposit है, सिंपल, इसका भी कुछ खास नहीं है, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं कितना चार्ज प्रोवाइडेड है, ठीक है, तो टोटल चार्ज प्रोवाइडेड के लिए क्या करना होगा? करंट इनटू टाइम, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे, तो फिर और क्या, फिर 5 एम्पियर इंटू टाइम को सेकेंड में बदल देते हैं, तो 20 के 120, तो यानी 600 कुलम, 600 कुलम प्रोवाइडेड है, तो कुछ गड़बड़, हो, 600 कुलम प्रोवाइडेड है, 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 600 कुलम प्रोवाइडेड है,
यहाँ पे 1200 होगा ना, 20 गुना 60, हाँ 1200, तो 6000 कुलम प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो मतलब इतना चार्ज आया, तो अब हम इसे पता करते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया, ठीक है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स दिया गया, हमें उससे मतलब है। तो 1 फेराड में करीब करीब 96500, मतलब छोड़िए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96500 कुलम है, ठीक है। तो 6000 कुलम कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 6000 कुलम बाई 9650, ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है। 1 मोल का 96500 कुलम चार्ज है, तो कितने मोल का चार्ज 6000 कुलम्स होगा? तो इसको सिंपली कैलकुलेट करते हैं। देखिए फिर से हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम 96500 हर जगह अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी में भी हर जगह उन्होंने इसी तरह से किया है, ठीक है। तो आमतौर पे आंसर भी इसी पे बेस्ड होना चाहिए, नहीं तो 1 फेरेड का वैल्यू वो खुद दे देंगे, नहीं तो फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर एनसीईआरटी 96500 लेने को कहा है, तो फिर 9650 पे यूज करने पे कोई हर्जाना होना तो नहीं चाहिए, हमें जहां तक लगता है। तो 0.0621 मोल्स आ रहा है, ठीक है, 0.622 मोल्स आ रहा है। अब क्या है कि इतने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स हमें प्रोवाइडेड थे, ठीक है। अब Na+2 Ni में बदला है, ठीक है। तो हर एक मोल Na+2 का जो Ni में बदल रहा है उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो मतलब ईच वन मोल नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब हमने 0.60622 मोल्स यूज किया है, 0.0 छोड़िए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल Na+2 को कर रहा है रेड्यूस, ठीक है। तो 0.0622 कितने मोल्स को करेगा? 0.0622 बाई 2 मोल्स को करेगा, है ना, ठीक है। यूनिटरी मेथड करें, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। इज इक्वल टू 0.0311 मोल्स ऑफ Na+2 आर रेड्यूस टू Ni, ठीक है। अब मास निकालना है, तो बस क्या, निकल का मास कितना वो पता करते पड़ेगा। 58.693, अब कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू डालिए, सॉरी मल्टीप्लाई करिए, सब कुछ तो अपने हाथ में ही है। तो वैल्यू आ गया आपका 1.82536474, इतना ग्राम निकल हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो फिर हमें इतना ग्राम क्या कहते हैं, ये निकल प्राप्त हो गया, ठीक है, सिंपल था, ठीक है। अब मतलब कुछ खास टफ नहीं था, हमको लगता है सिंपली ही हो गया होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, चार्ज निकाला, कितने इलेक्ट्रॉन्स के मोल थे उससे निकाले, उतना उससे फिर निकल से कितने मोल्स हुए वो सब निकाले, और फिर वेट निकाल दिया, ठीक है। अब चलते हैं अपने 2.16 पे, है ना, हमको लगता है सब कुछ इजीली सब कुछ समझ में आ गया होगा आप लोग। Three electrolyte cells ABC containing solution of ZnSO4, AgNO3, CuSO4 respectively are connected in series. Has to be current of has passed through them until 1.45. अच्छा ठीक है, तो देखिए Zn क्या होगा यहाँ पे, Zn+2 Zn में हो जाएगा, Ag प्लस Ag में हो जाएगा। अरे हमको तो लगता है यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो आसानी से हो जाएगा। Cu+2 Cu में, ठीक है। ये फेराडेज का एक लॉ है होगा, वो हमको मतलब वो कौन सा लॉ है वो हमें याद नहीं है, पर ये वो लॉ कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज जितना होगा उसके प्रोपोर्शनैलिटी में मास उसका होगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो मास डिपॉजिटेड हुआ होगा, सॉरी जो जो नंबर ऑफ सॉरी जो मोल्स डिपॉजिटेड हुआ होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के मतलब उससे का होगा, जैसे हम कैसे बताएं सिंपल फॉर्म में, रुकिए हम दूसरा तरीका से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे इसका मोल निकालते, कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, कितना मोल्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा, वाह हमको पता, बिना बोली आगे। 107.8682 इसका 8682 इसका मोलर वेट है, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कितना हमें प्राप्त हुआ 0.0134, ठीक है। तो जब इतना मोल्स ऑफ सिल्वर प्राप्त हुआ और हर एक मोल सिल्वर को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इतना ही प्रोवाइडेड होगा, है ना, इतना ही नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। तो टोटल कितना चार्ज प्रोवाइडेड हुआ, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 9650, तो इसका टोटल चार्ज कितना हुआ होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड टोटल विल बी 0.01344 इंटू फेराड, क्योंकि सब कुछ मोल्स में है, तो 1 फेराड का वैल्यू यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 96500, तो टोटल 1297.184 चार्ज प्रोवाइडेड हुआ। तो टाइम अब निकाल सकते हैं कितना देर के लिए हुआ, टाइम इक्वल टू करंट बाय चार्ज बाय करंट, ठीक है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होता है, टाइम निकाल सकते हैं आराम से। तो इससे हमारा वैल्यू आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1.5, तो टोटल 864.789 सेकंड्स के लिए चला। लॉजिक इजी है, ठीक है, लॉजिक इसमें कुछ टफ नहीं है, मतलब यहाँ से आने वाले सारे क्वेश्चन कुछ इसी तरह से इजी से हैं, ठीक है। अब क्या है कि 2.1 थोड़ा सा अलग सा है, उसको वो सिलेक्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो उसको बाद में देखते हैं, उसको भी हटाएंगे। तो अब क्या है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्राप्त है, टाइम पता है, अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हुआ था, ठीक है। अब क्या है कि हर एक मोल्स का जो Zn+2 था, हर एक मोल Zn+2 को 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। वही हर एक मोल ऑफ कॉपर को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर हर एक मोल सिल्वर को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड 0.01344 है, सबको इतना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिल्वर भले इसके बराबर हो गए, पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक एंड कॉपर विल बी हाफ ऑफ दिस नंबर, ठीक है, तो जो कि हो जाएगा 0.00672, ये वैल्यू। तो इतना होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि हमको चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक, अब इससे क्या, आप तो बस मास निकालना है, तो मास तो सिंपली बस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो अब इसको हटाते हैं, 2.15 भी इजीली हो गया। हमको लगता है सब कुछ आसान सा ही था, मतलब हमको नहीं लगता उतना टफ था। फैराडेज का लॉ जो होता है वो बहुत इजी है, ठीक है, फैराडेज का जो लॉ यूज करके जो सब कुछ हम लोग निकालते हैं वो बहुत इजी है, ठीक है, मतलब उससे क्या टफ सवाल आएगा, हमको तो नहीं याद है कोई टफ मॉडल, सब तो इजी रहता है, ठीक है। 2.17 करेक्ट, यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इन इट ना, पता करो कि रिएक्शन फीजिबल है कि नहीं, तो ये बस मतलब क्या कर रहा है ना वो हम आपको बता रहे हैं, इनको लिख लेते हैं n माइनस सेकंड वाला है Eg प्लस सी। देखिए इसके लिए तो हम लोग को टेबल यूज करना होगा, ठीक है, Eg प्लस सी, तीसरा वाला है Fe प्लस टी से Br माइनस, चौथा वाला है Ag से Fe3 प्लस, और पांचवा है Br2 से Fe प्लस। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो फैराडेज का लॉ से कुछ था, याद नहीं, उसे डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, मतलब वो भी सेम लॉजिक यूज करते हैं, पर हम इसके थोड़ा सा डेप्थ में जाके मतलब लॉजिक समझाने का प्रयास करेंगे। तो अब चलते हैं 2.17 पे। अब पता करना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के द्वारा कि ये फिजिबल है कि नहीं, तो सही चलता है, देखना। देखिए Fe+3 जो है वो डायरेक्टली Fe में तो रेडियस होने से Fe+3 पहले Fe+2 में ही बदलेगा, Fe में नहीं बदलता डायरेक्टली। तो Fe+3 से Fe+2 का जाने का जो E0 है वो है 0.7, ठीक है, और I माइनस क्या होगा, Y2 में ही बदलेगा, तो I माइनस से I2 में जाने का -0.5। तो ये वाला जो रिएक्शन है, ठीक है, इसका अगर Fe+3 से ये Fe+2 में बदलेगा और I माइनस से I2 में बदलेगा, तो ओवरऑल इसका जो E0 होगा वो सम पॉजिटिव वैल्यू होगा, 743,752.23 होगा, ठीक है। और अगर E0 सेल ओवरऑल पॉजिटिव है तो रिएक्शन फिजिबल है। कैसे रिएक्शन फिजिबल है, क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, -NFe, ठीक है। अगर E पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल डेल्टा जी निगेटिव होगा, तभी ना रिएक्शन फिजिबल होता है जब डेल्टा जी निगेटिव होता है। तो इसलिए अगर E पॉजिटिव है, ओवरऑल E पॉजिटिव है तो रिएक्शन फिजिबल है, इसलिए यहाँ पे ओवरऑल हमें जो सेल का पोटेंशियल प्राप्त हो रहा है वो पॉजिटिव है, इसलिए
पहला ये वाला रिएक्शन फिजिबल है, ठीक है। उसी तरह से सेकंड वाला जो रिएक्शन है Ag प्लस कॉमा सी, वो तो आप देखने के साथ आंसर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ई नॉट से कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, Ag प्लस से Ag में जाएगा और Cu से Cu प्लस 2 में जाएगा, है ना। तो Ag प्लस से Ag में जाने का है 0.80, ठीक है। Cu से Cu प्लस 2 में जाने का है -0.34, ठीक है। तो बस अब क्या है, 0.80 माइनस 0.34 कितना हो गया, 0.46, पॉजिटिव वैल्यू, तो सेकंड वाला भी फिजिबल है। उसी थर्ड वाला क्या है, Fe+3 से Fe+2 सेम पहला वाला जैसा, और Br माइनस से Br2, ठीक है। तो Fe+3 से Fe+2 में जाने का क्या है 0.77, और वही Br माइनस से Br2 में जाने का +1, सॉरी -1.09, तो क्या हो गया 0.77 माइनस 1.09, क्या निगेटिव वैल्यू, तो थर्ड वाला रिएक्शन नॉट फिजिबल, ठीक है। उसी तरह से फोर्थ वाला Ag, Fe+, ठीक है। तो Ag से Ag प्लस जाने का क्या है 0.80, सॉरी कुछ गड़बड़ तो नहीं, हाँ Ag से Ag प्लस जाने का क्या है -0.80, ठीक है। अब आप कहिए कि यहाँ पे आयरन ऑक्सीडाइज भी तो हो सकता है, या सिल्वर ऑक्सीडाइज भी तो हो सकता है, तो रेड्यूस होने, सॉरी सिल्वर रेड्यूस भी तो हो सकता है, सिल्वर नहीं नहीं कुछ नहीं कर, चलिए ठीक है पढ़े। हाँ तो Ag अब Ag प्लस में बदलेगा, उसका और कोई उपाय है नहीं, तो -0.80, Fe+3 से Fe+, यहाँ पे Fe+3 से Fe+2, हाँ तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि Ag प्लस में जाएगा और Fe+3 Fe+2 में जाएगा, पर Ag से Ag प्लस जाने का -0.080, -0.80, और Fe+3 से Fe+2 जाने का 0.77 है, तो ओवरऑल जो नेट ई नॉट हो रहा है वो -0.03 है, ठीक है। तो ये रिएक्शन नॉट फिजिबल, ठीक है। ई नॉट निगेटिव हो गया ना, भले कितना भी छोटा वैल्यू हो, निगेटिव हो गया तो बस नॉट फिजिबल, खत्म काम। उसी तरह से Br2 को Br- में बदल लेगा, ठीक है, और Fe+2 को Fe+3, अब बताइए फिजिबल है कि नहीं, ऑब्वियसली फिजिबल होगा। Br2 से Br माइनस का 1.09, Fe+2 से Fe+3 का -0.77, ई नॉट ओवरऑल निगेटिव, इसलिए फिफ्थ वाला फिजिबल, ठीक है। ऐसा आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा, मतलब क्या है कि ई नॉट का नेट सम जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिजिबल है, नहीं तो नॉट फिजिबल, ठीक है। इतना सही लॉजिक, क्योंकि उन्होंने पूछा ही स्टैंडर्ड पोटेंशियल के अनुसार कि तुम स्टैंडर्ड पोटेंशियल के अनुसार दो आंसर। अगर वही मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट यहाँ पे ले लें, तो कॉन्सेंट्रेशन के कारण वैल्यू चेंज हो सकता है। मान लीजिए अभी दिया थर्ड वाला रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन शायद हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर नीचे करके शायद फिजिबल हम लोग कर सकें, ठीक है, ऐसा संभव है। टेम्परेचर सब बदल के इसको फिजिबल किया जा सकता है, पर मे भी टेम्परेचर बहुत हाई हो लो हो, मतलब शायद जो हमारे सोच से बाहर हो, ऐसा भी हो सकता है, पर ठीक है हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल के अनुसार जो ये नॉट फिजिबल हो गया तो हो सकता है हमेशा नॉट फिजिबल ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। अब लास्ट वाला चलते 2.1 है, जो हमको सबसे ज्यादा हार्ड लगता है, ठीक है, बेकार भी लगता है, ऐसे बेकार नहीं है, मतलब वो लॉजिकली आंसर आ सकते हैं। तो 2.1 असल में क्या है, ये कम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलाइसिस है, ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन चलता है दो दो के बीच में, किसके किसके बीच में, तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। हमारे को क्या क्या दिया गया, एक्वास यानी पानी, पानी दे दिया, ठीक है, देखो। दूसरा क्या क्या है, AgNO3 है, यानी Ag प्लस प्रोवाइडेड है, और क्या है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, यानी Ag है, ठीक है। तो H2 क्या हो सकता है, रेड्यूस ऑक्सीडाइज दोनों हो सकता है। Ag प्लस यहाँ पे क्या होगा, रेड्यूस होगा, ठीक है। Ag क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो हमको लगता है शायद कभी पढ़ाए हैं क्या? पता नहीं क्यों लग रहा है हम कहीं आप लोग को फिर से एक बार पहले इसको पढ़ा चुके हैं कहीं, ठीक है, चलिए जाने जाने। तो अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि H2 का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों वाला लिखना है, ठीक है, वो दोनों का ई नॉट लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंपिटिटिव ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, ठीक है, तो कंपटीशन किसके किसके बीच में होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए कंपटीशन किसका किसका होगा, H2O का और Ag का, ठीक है, और रिडक्शन का कंपटीशन किसका किसका होगा, Ag प्लस का और H2O का, ठीक है। तो अब क्या मेन है ना, यहाँ पे लॉजिक आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि किसका ई नॉट मिलाने पे मैक्सिमम ई आ रहा हो, ठीक है, किसका ई नॉट को कंबाइन करने पे, मतलब किसका रिडक्शन पोटेंशियल, दो ऑप्शन है ना रिडक्शन के, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल और किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों को मिला के हमको मैक्सिमम कॉम्बिनेशन आ रहा है, मैक्सिमम ई का वैल्यू आ रहा हो, जिस कॉम्बिनेशन से भी हमको मैक्सिमम ई का वैल्यू आएगा, वही वही पाथ मेरे लिए फिजिबल होगा, वही रिएक्शन होगा, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं, ठीक है। H2 का ऑक्सीडेशन वाला जो पोटेंशियल है क्या है वो देखते हैं, ठीक है। कहाँ गया भाई टेबल? अरे किसी तरह ऑप्शन होता है, टेबल उठा के यहाँ रख देने का, ठहरा हो तो कोई बात नहीं, ठीक होता है। तो Ag प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.77, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी -0.77 होगा, ठीक है। पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? सॉरी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत लफ्ज निकल गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ही हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं हर बार, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन होने पे क्या पोटेंशियल आ रहा है, ऑक्सीडेशन होने पे क्या रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो H2O का ऑक्सीडेशन का क्या रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो कहाँ गए भाई? हाँ, तो H2O का ऑक्सीडेशन वाला पोटेंशियल होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल यहाँ पे होगा -1.23, ठीक है। और रिडक्शन का पोटेंशियल होगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए मोस्टली, -0.83, ठीक है। तो चलिए, अब कौन सा फिजिबल होना चाहिए? तो Ag प्लस Ag क्या है? रिडक्शन है। तो हमें क्या करना है ना कि दोनों ई नॉट का सम करना है, ठीक है। तो देखिएगा कि Ag प्लस और Ag, इसमें ऑक्सीडेशन में किस किस के बीच में कंपटीशन होगा? इसमें और इसमें कंपटीशन होगा, ठीक है। तो H2O का ऑक्सीडेशन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -1.23, और Ag का जो ऑक्सीडेशन का रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.77 है, ठीक है। वही H2O का जो रिडक्शन का पोटेंशियल है वो -0.83 है, और Ag प्लस का जो रिडक्शन का पोटेंशियल है 0.77 है। तो हमारे पास इन दोनों को कंपेयर करना है और इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। और इन दोनों को कंपेयर करके मैक्सिमम ई नॉट का वैल्यू लेना है। तो इसमें जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो हो रहा है वो ई नॉट इक्वल टू 0 ई जो आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जो ई सेल का आ रहा है वो 0 आ रहा है, ठीक है। कैसे? Ag प्लस और Ag का मतलब Ag प्लस ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, Ag प्लस रिड्यूस हो रहा है और Ag ऑक्सीडाइज हो रहा है। इससे हमें मैक्सिमम ई सेल आ रहा है, बाकी सबसे कुछ ना कुछ निगेटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि दो ऑक्सीडेशन वाला ही को जोड़ दिए या दो रिडक्शन वाला का ई को जोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। एक रिडक्शन का इनो एक रिडक्शन का पोटेंशियल लेना है और एक ऑक्सीडेशन का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, इन दोनों को कंबाइन करके हमको बताना है, ठीक है। जैसे हम नीटली एक बार लिख के बताते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। एक जगह H2O रेड्यूस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे रेड्यूस हो रहा है, फिर इसका पोटेंशियल आ रहा है हमें, या फिर रुकिए एक टेबल ही बना दे इस तरह से, रिडक्शन वाला एरिया, ठीक है। रिडक्शन में H2O का जो आ रहा है वो आ रहा है -0.123, ठीक है। और Ag का जो आ रहा है, Ag प्लस का वो आ रहा है 0.77, ठीक है। ऑक्सीडेशन वाला जो है उसमें H2O का आ रहा है -0.83, ठीक है। और Ag का आ रहा है -0.77। तो हमको एक ऑक्सीडेशन वाले का पोटेंशियल लेना है, एक रिडक्शन वाले का पोटेंशियल लेना है, और इन दोनों को कंबाइन करके हमको चेक करना है कि किसमें से मैक्सिमम ई नॉट आ रहा है। तो वो Ag प्लस और Ag वाले से आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे Ag प्लस ही रेड्यूस होगा और Ag ही ऑक्सीडाइज होगा, पानी कुछ नहीं होगा पानी के साथ, ठीक है। आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। मैक्सिमम कॉम्बिनेशन चेक करना है, कॉम्बिनेशन चेक करना है जिसमें मैक्सिमम ई नॉट आए, और फिर हमें बता देना है क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे Ag प्लस रेड्यूस होगा, Ag ही ऑक्सीडाइज होगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। उसी तरह से चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। मैंने को सोल्यूशन प्लैटिनम चलिए, ठीक है। देखिए प्लैटिनम का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। प्लैटिनम का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे Ag प्लस है हमारे पास, H2O है और H2 है, बस H2 है, ठीक है। तो अब क्या है कि तो यहाँ पे अब रिडक्शन के लिए कौन कौन है? Ag प्लस है और H2 है। तो Ag प्लस का रिडक्शन का पोटेंशियल कितना? 0.77। H2O का -1.23, जिसको भूल ही जाइए लगभग समझ में, -1.23। नहीं, आई थिंक शायद कुछ हम गलत बोल दिए। रिडक्शन का आई गेस यहाँ पे था, सॉरी, आई एम सॉरी, क्षमा करिए। रिडक्शन का -0.83, ठीक है।
उसी तरह से यहाँ भी गलत हो गया, जो इसके लिए क्षमा मांगते हैं आपसे। ऑक्सीडेशन का होगा -1.23 और रिडक्शन का होगा माइनस। तो यहाँ रिडक्शन में ये कंपटीशन में, ऑक्सीडेशन में यहाँ सिर्फ H2 है, ठीक है। तो और क्या हो सकता है यहाँ पे, इसका -1.2, तो यहाँ पे तो ओवरऑल इसका निगेटिव हो जा रहा है, तो क्या किया जाए, तो NO3 माइनस ही ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो NO3 माइनस ही ऑक्सीडाइज होगा, तो इसका पहले वाले केस में तो हम NO3 माइनस कंसिडर ही नहीं किए, एन तो पहले से +5 में है, और वो वहां पे ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ऑक्सीडाइज होगा तो फिर NO3 से टूटना पड़ेगा, तो N को रिड्यूस होना पड़ेगा, तो जो कि संभव नहीं हो, तो रिडक्शन वाले साइड चला जाता है, NO3 माइनस का कुछ नहीं। और क्या, अच्छा ठीक है, हम समझ गए लॉजिक। क्या है कि इससे पहले वाले में थोड़ा सा हमने गड़बड़ किया। क्या है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट है ऑप्शंस में, ठीक है। कौन कौन से, H2 को भी इलेक्ट्रोलाइट जैसा है, ठीक है। AgO3, हर एक केस में यही दिखेंगे, AgO3 और H+ और H2O, ठीक है। तो AgO3 क्या होगा कि Ag+ और NO3 माइनस में टूटेगा, ठीक है, ठीक है। और H2O H+ प्लस OH माइनस में, ठीक है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब क्या होगा कि Ag, अब क्या है कि फर्स्ट केस में किसके कौन कौन से ऑक्सीडाइज होने के ऑप्शंस में है, OH माइनस ऑक्सीडाइज हो सकता है, और कौन, OH माइनस तो O2 में ऑक्सीडाइज होगा, और कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है, Ag ऑक्सीडाइज हो सकता है, हाँ बस यही दो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, Ag+ में, ठीक है। तो OH माइनस से O2 में ऑक्सीडाइज होने का E नॉट है, एक मिनट, -0.4, OH माइनस से O2 में जाने का -0.40, और Ag से Ag+ का कितना था, पॉइंट -0.77, और ये था किसका, ऑक्सीडेशन का, और रिडक्शन का Ag+ से Ag और H+ से H2, तो H+ से H2 का तो सिंपली यहाँ तो 0 हो जाएगा, Ag+ Ag का 0.7, इसमें भी मतलब इसका में तो कुछ नहीं था कि इसका ई नॉट वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है, नहीं तो उसका भी जवाब आ जाता। इसका दो हाफ रिएक्शन है, Zn+2 Zn एंड Ag2O प्लस H2O, और Ag2O प्लस H2O गिव्स अस Ag प्लस 2OH माइनस, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, ओ नहीं, ठीक है, ये तो हाफ रिएक्शन है, ठीक है। इसका ई नॉट तो पता है, पर इसका ई नॉट हमको नहीं पता, ठीक है, और नेट पे भी हमको कहीं मिला नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका ई नॉट पता होता तो उसके बाद उससे तो फिर इजीली आंसर हो जाता, आप लोग को भी पता है, इससे पहले के क्वेश्चंस भी इसी तरह थे, ठीक है। तो मतलब लॉजिक इतना ही सिंपल ही है, बस ई नॉट का वैल्यू पता नहीं, तो उसके कारण आंसर नहीं हो रहा है, तो ठीक है। तो अगर नेट पे कहीं मिलता है तो आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो फिर हमको तो कहीं नेट पे नहीं मिला, ठीक है। तो फिर सिंपली इस तरह से आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा भी ना एडवांस में, तो आपको बता देगा कि पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल वो दे देता है, वो रटने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे कि हम लोग को आईटी दिल्ली में CMP करके एक होता है प्रैक्टिकल वाला, ठीक है।
तो प्रैक्टिकल में हम लोग को उसमें जो सेकंड थर्ड एक्सपेरिमेंट होता है उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये सब का बहुत रोल होता है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही खेल रहता है उसमें पूरा। तो अच्छा होगा, थोड़ा सा याद रखिएगा ताकि वहां पे भी जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि क्या है ना कि जे एडवांस की तैयारी में हम लोग खाली रटते रहते हैं, बैठे बैठे करते हैं, कभी मतलब बहुत कम ही लोग का सौभाग्य होता है जो एक्सपेरिमेंटल रूप से भी सब कुछ देख रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब वहां पे जाते हैं, हम लोगों ने एक वक्त पढ़ा था तो उसका ये अप्लाई कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एक्सपेरिमेंट करते हो वहाँ पे सारा प्रोसीजर वसीजर, तो बड़ा मजा आता है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। हमसे बस एक ही त्रुटि रह गई है कि 2.18 का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमको खुद क्लियर नहीं है अभी, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम आपको बता देंगे, ठीक है। हम एक छोटा सा वीडियो उसका, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का वीडियो होगा, उसको हम बना के आपको एक्सप्लेन करके भेज देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। तो आज क्लास को यही समाप्त करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।